नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ डॉक्टर ज़ेबा रशीद की कहानी संग्रह भीगे पल से भावनाओं और पारिवारिक द्वंद्व को प्रदर्शित करती कहानी पुश्तैनी हवेली। सुरैया गुलमोहर के नीचे बेंच पर बैठ गई। वह इन 3 साल पहले के सालों में भटकने लगी। अजीम भाई को विदेश गए 3 साल हो गए। सुरैया के लिए ये 3 साल एक लंबी अंधेरी सुरंग की तरह थे। घोर अंधेरे में हल्की रोशनी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस छोटी सी जिंदगी में वह कितनी परेशानियों से घिर आई। आखिर हिम्मत कर वह परेशानियों के तपते रेगिस्तान में नंगे पांव ठंडी जमीन की तलाश में भटकती रही। अचानक ठंडे पानी की बरसात हुई। उसे एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। घर में अम्मी, ताया अब्बू, खाला, अम्मी व 2 छोटी बहनें। वह नौकरी कर सबको पालन पोषण करने लगी। जिंदगी की धूप छाँव में कटीला रास्ता तय करने लगी। अम्मी व खाला अम्मी सगी बहनें होने के साथ देवरानी जेठानी के रिश्ते में नहीं बनने पर भी एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर। पुश्तैनी हवेली के कई बार हिस्से होने के बाद अब एक एक कोने का हिस्सा इनके भी हिस्से में आया था। अजीम भाई के जाने के बाद खाला अम्मी, ताया अब्बू भी बजाय भूखे मरने के सुरैया के हिस्से में आ गए। दूसरी औलाद भी तो नहीं, ये किसके सहारे जिएंगे। दुनिया में आते ही खाला अम्मी ने सुरैया का गालियों से स्वागत किया था। उठते बैठते अम्मी को ताने देती, आय हाय, बेटियां पैदा कर रही है, पहली ही बेटी, यह क्या काम आएगी। मैंने तो एक ही पैदा किया और वो भी बेटा, बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा। अम्मी जहर का घूंट पीकर रह जाती। वह भी जल कर जवाब देती, अरे आपा, वक्त आने पर बेटियां ही काम आएंगी, बेटा तो दर्द नहीं देखेगा। देखूंगी मैं भी क्या काम आता है बेटा। घर लूटकर बेटियां चलती बनेंगी। तू सर तो हमारे ही पड़ेगी। मेरा बेटा अजीम, शुक्र है अल्लाह ने हमें बेटी नहीं दी। खाला अम्मी घमंड से ताने देती, बेटियां तो अजीम होती हैं, खुदा के घर की रहमत। कहते कहते अम्मी अंदर ही अंदर टूट जाती। सोचती कौन होगा हमारा। एक अनजान भय अम्मी का दिल हिल जाता। ताया अब्बू ने किन किन से उधार लेकर अजीम भाई को पढ़ाया था। सोचते पढ़ लिख कर सहारा बन जाएगा। लेथ मशीन का छोटे भाई के साथ काम करते, रात दिन की मेहनत करते ताया अब्बू कैसे कैसे सपने देखते थे। लेकिन अजीम भाई जब काबिल हुए तो खुद को ताया अब्बू के सपनों से अलग कर लिया। अब अम्मी, एक बार तुम गहने बेचकर मेरे किराए का प्रबंध कर दो। मैं वहाँ जाकर इतना पैसा भेजूंगा कि तुम एक के बदले 2-2 गहने बनवा लेना। माँ बेटे के कहने में आ गई। लायक इंजीनियर बेटे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। न माँ बाप याद आए न वादे। 1 साल लंबा समय। हवा के पंखों पर उड़ उड़कर अजीम भाई का ख्याल अम्मी, ताया अब्बू व खाला सभी को हर वक्त आता रहता। वह अकेली परेशानियों से घिरी रहती है, पर क्या करे। काश अजीम भाई यहाँ होते तो कितना सहारा रहता। उनकी तरफ से एक अनजाना भय था, वही हुआ, वह सबको भूल गए। जाने के बाद एक लिफाफा आया था, पहला और आखिरी। उस पत्र में लिखी 4 लाइनों के साथ एक तस्वीर थी। शादी की तारीख के साथ फोटो के पीछे लिखा था, अजीम व ऐना।
खाला अम्मी, अजीम भाई ने शादी कर ली है। डरते डरते सुरैया ने खाला के हाथ में फ़ोटो थमा दी। ए लड़की, अक्ल खराब है तेरी? वह बेचारा तो 7 समंदर पार कमाने गया है, फिर हमें बताए बगैर शादी कैसे कर लेगा? अरे ये तो दुश्मनों का करा कराया है। ताया अब्बू व खाला को यकीन नहीं आ रहा था। पल्लू से चश्मा पोंछकर वापस गौर से फोटो को उलट पुलट कर देखा। सुरैया का दिल तड़प गया। लगता तो अजीम ही है। खाला धीरे से बुदबुदाई। सारे ख्वाब बिखर गए। वह एकटक फोटो देखती रही। कुछ और पढ़ना चाह रही थी, शायद अनलिखी इबारत तलाश रही थी। पथराई आंखें। हैरत से देर तक तस्वीर देखती रही। तुमने शादी कर ली अजीम, हमें बगैर बताए? कुछ देर बाद उन्होंने तस्वीर से तड़प कर पूछा। उन्हें जबरदस्त धक्का लगा था। उनकी आंखों में गम की बूंदें टपकने लगी। बूंदों के पानी में अजीम का अक्स देख रही थी। तुम तो कमाने गए थे, मेरे गहने बनवाने, अपने अब्बा के कंधे का सहारा न बन पाए। तुम तो किसी और का सहारा बन गए। खाला अम्मी बार बार उस तस्वीर से पूछ रही थी। आंसुओं से मोतियों की बरसात तेज हो गई। तमन्नाएं लहूलुहान हो गई। जी चाह रहा था दीवारों से सर टकरा दे। वह चकराती हुई पलंग पर गिर पड़ी। ताया अब्बू पथराए बैठे थे। उनका हौसला टूट गया। वे सोच रहे थे, करीम के बाद मेरी जिम्मेदारियां अजीम संभाल लेगा। अब तो छोटे भाई करीम को गुजरे भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन अजीम, इस दुख ने उन्हें तोड़ दिया। फोटो आने के बाद तो इन्होंने पूरी तरह चारपाई पकड़ ली। बात बात में ताने देने वाली खाला अब चुप्पी साध कर बैठ गई। वह तो सालों से हर आहट पर चौंक जाती है। शायद खत आया होगा या पैसे। डाकिए के कदमों की आहट खाला अम्मी के कानों में गूंजती रहती। मेरे अजीम का खत ज़रूर आएगा। अब तो उसे गए हुए 3 साल हो चुके हैं, कोई समाचार नहीं। सुरैया ही सबके लिए अजीम बन गई। आज जो कुछ भी हुआ, सुरैया घर जाकर कैसे कहेगी? सड़क के किनारे बस के इंतज़ार में खड़ी थी। एक कार टैक्सी आकर समीप रुकी। कुछ क्रोध से उसने उधर देखा। एक अंग्रेज औरत नजर आई। सुरैया ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। सर पर चढ़ रही हैं, मन ही मन बोली। सुरैया ने कानों में आवाज सुनी। कुछ जानी पहचानी आवाज सुनकर चौंक कर देखा। अजीम भाई? हैरत व खुशी से बौखला गई। अरे भाई, हम हैं तुम्हारे अजीम भाई। खिड़की से मुंह निकालकर सुरैया को पास बुलाया। इतने दिनों बाद? अचानक यूं अजीम को देखकर वह अचंभित रह गई। भाई, तुम तो लंदन में? हाँ, अपनी बीवी को हिंदुस्तान दिखाने लाया हूं। कब आए? आपने इतला नहीं दी। ऐना ने अभी तो 1-2 जगह ही देखी है। इसे पुरानी इमारतें देखने का शौक है। ऐना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अजीम ने बताया। आप घर क्यों नहीं आए? होटल में प्रबंध अच्छा है ना, फिर अपने घर में वो आराम कहाँ? सुरैया अंदर ही अंदर खौल गई, जैसे रोशनी गुल हो गई। मन का व्यावहारिक कोना ढीठ हो गया। कोई शिकवा न शिकायत। कुछ भी तो नहीं कहा सुरैया ने, बस मन ही मन दुख व क्रोध से। फिर भी क्रोध दबा संयत होते हुए बोले, आप घर आते तो बहुत खुशी होती। सबको कितना इंतज़ार है आपका। सुरैया ने बड़े ठहरे लहजे में कहा। अच्छा, टाइम निकालकर परसों शाम को 6 बजे आऊँगा। अभी 2 दिन का प्रोग्राम तो फिक्स है।
ताया अब्बू, खाला अम्मी के लिए आपके पास टाइम नहीं है? सुरैया के तन बदन में आग लग गई। उसने सख्त लहजे में पूछा, ज़रा सोचो, उन्होंने आपको कितनी मेहनत से इस काबिल बनाया है। यह तो उनका कर्तव्य था, सभी माँ बाप करते हैं। कंधे उचकाकर अजीम ने कहा। और आपका कर्तव्य? उसने चिढ़कर तेज लहजे में पूछा। माँ बाप ने पढ़ाया, इसका मतलब यह तो नहीं मैं अपनी जिंदगी तबाह कर लूं? अजीम ने भी बड़े तीखे लहजे में कहा। ऐना कुछ नहीं समझी। वह उन दोनों को देखकर मुस्कुराती रही। खैर, आपको घर आना चाहिए, बेबस सी सुरैया ने बात टालते हुए कहा। उस तंग गलियों वाले मोहल्ले में कार कैसे आएगी? जहां बकरा बकरी बंधते हैं, उस बदबूदार घर में ऐना को कैसे लाऊं? क्या उस बदबूदार मोहल्ला और बकरा बकरी बंधने वाले घर में आप रहने वाले नहीं हैं? उसने याद दिलाना चाहा। बेबस सी वहां से चुपचाप रवाना हो गई। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी। दिल का दर्द आंखों के रास्ते बाहर आने को मचल रहा था। वह अजीम को अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहती थी। वो दिन भूल गए जब खाला अम्मी के सामने किराए के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। अब यह गुरूर। उनके लिए टाइम नहीं है। उनके बारे में पूछा भी नहीं कि कैसे जी रहे हैं वो लोग। सोचते हुए गुलमोहर की छांव में आ बैठी। घर आकर अपनी अम्मी को सब कुछ बताना चाहती थी, पर उन लोगों के दिल टूटने का ख्याल कर चुप रह गई। झूठ बोलना ही उचित समझा। अम्मी, ताया अब्बू, अजीम भाई परसों शाम को 6 बजे आ रहे हैं, नकली खुशी जाहिर करते हुए कहा। क्या? ताया अब्बू के हाथ से अखबार छूट गया। ऐ सुरैया, क्या कहा तूने? मेरा बेटा आ रहा है, मेरा अजीम आ रहा है? बेकरारी से खाला अम्मी ने पूछा। सब भागकर दालान में आ इकट्ठे हो गए। क्या फोन आया था? दुल्हन भी साथ आएगी? हाँ, भाभी साथ आएंगी। सबके चेहरे खुशी से चमकते देखा। अपने दिल में दुख कहीं छिपा। इन सब से बचने के लिए वह जल्दी से कमरे में चली गई। सुरैया, और क्या बात हुई? बेताबी से खाला अम्मी कमरे में पीछे पीछे आई। अजीम का सुनने के बाद खाला अम्मी व किसी का मन बांधे से न बंध रहा था। सुरैया की चुप्पी देखकर वह खींच गई। खाला ने पीछे पीछे आते हुए कहा, जरा इसके नखरे तो देखो, हमें 2 रोटियां क्या डालती है, ढंग से बात भी नहीं कर रही है। मेरे बेटे का आने से इसकी कदर कम हो जाएगी ना। जरा भी खुशी नहीं हो रही है इसे। इतने साल बाद आ रहा है, चुका दूंगी तेरी एक एक पाई। खाला जली कटी सुनाने लगी। खाला का पहले वाला उग्र स्वभाव जागृत हो उठा। बेचैनी व गुस्से के रूप में सुरैया पर बरस पड़ी। वह बेहद दुखी, कुछ भी न कह सकी। शालीन व आकर्षक व्यक्तित्व वाली होने के साथ साथ बुद्धि की भी धनी है, पर आज भाई की बातें छिपाने की नाकाम कोशिश उसे रुला रही थी। इधर ये लोग खुशी से बेहाल हो रहे हैं। पलंग पर लेटे हुए वह सोच रही थी, क्या होगा। कमरे में सन्नाटा गहराने लगा। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। वह सोच रही थी, इनके बेटे के वियोग की तपन शीतल कैसे हो पाएगी। भाई तो इनके सपने तोड़ने आए हैं, तो फिर उसे ठंडी रात में भी पसीना आ गया। अनजाने दुख का भय कैसे बचाए इनके रंगीन सपने टूटने से। जब से इन लोगों को खबर मिली है, सभी खुश हैं। उठते बैठते सभी अजीम का जिक्र कर रहे हैं। सब अपने अपने अंदाज में उसका स्वागत करने और तोहफा पाने के सपने देख रहे हैं। वाह, अब तो ऐश हो जाएंगे। कलर टीवी तो भाई लाएंगे ही, अनिका ने खुशी से कहा। मैं तो कहूँगी फ्रिज भी दिला दो। पूरी गर्मियों में मुझे सामने वाली आंटी से बर्फ मांगने जाना पड़ता है, अजरी बोली। सुरैया यह सब सुन अपने आप को मजबूर पा रही थी। इतनी मेहनत कर 2 जून रोटी ही जुटा पाती है, कैसे करूं ये सब।
खाला अम्मी की मुस्कुराती आंखों की रोशनी में भी अनगिनत सपने चमक रहे थे। अम्मी पान लगाते हुए बड़ी खुश नजर आ रही थी। शायद वह भी कुछ सपने देख रही थी। बेटियों की शादी के लिए अजीम से पैसे लेने के, सभी के अपने अपने सपने। 3 साल में कितना सारा रुपया जमा हो गया होगा। अनीफा ने भोलेपन से ताया अब्बू के पैर दबाते हुए पूछा। हाँ भाई, सुना है वहाँ इंजीनियर को 50,000 तनख्वाह मिलती है। अब तो बहुत पैसा इकट्ठा हो गया होगा। अब सूर्य की शादी कर देंगे, अम्मी मुंह में पान रखते हुए बोली। पहले आने तो दो, क्या गुल खिलाते हैं अजीम भाई। 3 सालों में तो कोई याद आया नहीं। सुरैया की आवाज़ सबको नागवार लगी। सभी ने उसे आश्चर्य से देखा। अम्मी प्लीज़, ऐसा क्यों बोलती हो? चोर नज़रों से खाला की तरफ देखा। उनकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। अजीम हम सबका था क्या कभी? ज़रा सोचो। मन ही मन बोलकर सुरैया ने आंखें बंद कर लीं। अपने को कितना मजबूर पा रही है, कैसे समझाए इन सबको। सुबह होते ही दोनों बहनें दौड़ दौड़ कर घर का काम कर रही थीं। कई सालों बाद आज सबके चेहरों पर खुशी छाई है। बेटा, तुमने टाइम तो ठीक से सुना था ना? कल शाम 6 बजे ही आएगा ना मेरा बेटा? उसे घर में चुपचाप रवाना होते देखा तो खाला ने अजीम के बारे में पूछकर एक बार और तसल्ली करनी चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से सुना है, जवाब देते हुए सोच रही थी। अगर भाई नहीं आए तो? भाई का रुख देखकर खुद उसके मन में शंका सर उठाए खड़ी है, फिर भी घर में सबको यकीन दिलाती रही। शाम को घर आते ही सब सोच रही थी, जाते ही सब बात बता दूंगी। घर आई तो चारों तरफ सजावट देख झुंझला गई। कहीं से चादर, कहीं से टी सेट, तो कहीं से खाने की प्लेटें पड़ोसियों से मंगवा ली गई हैं। सुरैया को बड़ी उलझन हो रही थी, यह सब करने से कैसे रोके इन्हें। इतना सब करने की क्या ज़रूरत है? मन ही मन कुढ़ गई। बरामदे में अम्मी का पलंग, पास ही खाला अम्मी का पलंग लगा रहता था। सामने दालान में ताया अब्बू का पलंग लगा रहता था। पास में रखी 2 पुरानी कुर्सियों की जगह मांग कर लाया गया सोफा लगा दिया गया था। सभी इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे। चाय! अजरा सबको चाय देते हुए बड़ी खुश नजर आ रही थी। नहाकर आई गीले बालों को झटकते हुए अनीफा भी वहीं आकर बैठ गई। उसे रंग उड़े कपड़ों में देख सुरैया के दिल में एक टूक सी उठी। अम्मा, इस बार तनख्वाह से इनके नए कपड़े सिलवा देना। इन कपड़ों की तो उम्र ही खत्म हो गई है। कृत्रिम हंसी हंसते हुए बोली। अब आप क्यों फिक्र करती हैं? अजीम भाई वहां से ढेर सारे कपड़े जूते जो लाएंगे, हुलसकर अनिका बोली। 3 सालों में तो कुछ भी भेजा नहीं है, अब क्या लाएंगे? ओह बाजी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? अजरा नाराजगी से बोली। कभी खत भी नहीं भेजा उन्होंने। सुरैया के स्वर में तीखापन था। छोड़ो बाजी, वहाँ की जिंदगी कितनी बिजी होती है। भला इतनी बिजी लाइफ में खत लिखने का किसके पास टाइम है? सुरैया उन्हें समझाना चाह रही थी, पर छोटी बहनें उसे समझाने लगी। मैं तो भाभी की पेंसिल हिल के सैंडलों पर कब्जा जमा लूंगी। खट खट करती एड़ियां बजाती कॉलेज जाऊंगी। मटक मटक कर नकल करते हुए चलने लगी। खाला, ताया अब्बू व अम्मी सभी को उसे चलता देख हंसी आ गई। उनकी हंसी देखकर सुरैया के होठों पर एक दर्दीली मुस्कान आ गई। सुरैया बाजी के लिए इम्पोर्टेड साड़ियाँ लाएंगे? वाह, अब तो स्कूल में धाक जम जाएगी, अजरा ने चहक कर कहा। अरे नहीं, भाभी के स्कर्ट, ब्लाउज, जीन्स इन्हें पहनाएंगे। इस पर सबको हंसी आ गई। खुशी से चमकते चेहरे देखकर बार बार उसका दिल रो रहा था। कैसे समझाऊं कि अजीम भाई एक सपना है, टूटा हुआ वो आईना है जो काम तो आ नहीं सकता, चुभेगा जरूर। हाय अल्लाह,
कब कल की शाम होगी। अजीम भाई आए। बड़ी बेकरारी से अनीका बोली, आबिदा बाजी, अजीम से कहकर मेरे अकील को भी बाहर भिजवा देना। सुना है वहाँ बहुत पैसा मिलता है, हमारे भी दलिदर दूर हो जाएंगे। नाजिया खाला भी दिन में 10 बार खाला अम्मी को याद दिलाने आ जाती। मुझे तो थोड़ा परफ्यूम सूंघने को ही देना। मजाक में पड़ोसी कुछ न कुछ फरमाइश कर रहे थे। घर में दिन भर मेला लगा रहा। सभी को अजीम का इंतज़ार था। ताया अब्बू खुशी के मारे बीमारी भूल गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ताया अब्बू खुश होकर कहते। उन्हें लग रहा था उनके सामने सामानों का ढेर लगा है। वे सब पड़ोसियों व रिश्तेदारों की फरमाइश को पूरा कर रहे हैं। खाला अम्मी चाह रही थी बहू बेटे का ज़ोरदार स्वागत हो। जर्दा पुलाव पके, फिर अंग्रेज़ अमीर बहू के सामने फटे हाल कैसे जाएंगे। अपना व अपनी बहन का दुपट्टा रंग कर, मैदे का कलफ तैयार कर, चुन्नट डालकर दुपट्टे तैयार कर तकिए के नीचे प्रेस होने के लिए रख लिए। खाला अम्मी व अम्मी की मायूस शक्ल देखी न गई। अम्मा के बार बार पैसों का इंतज़ाम करने का कहने पर सहेली से पैसों का इंतज़ाम कर लाई। बड़ी मुश्किल से रुपये उधार मिले थे। इतनी सारी तैयारी, इतने सारे सपने, दिखावा। वह झुंझला पड़ी, पर क्या करे। इतना खाना क्यों पकवा रही हो? पड़ोस से सामान मांगने की क्या ज़रूरत थी? अम्मी को समझाना चाहा। अरे बेटी, अंग्रेजी बहू, उसके रहने लायक घर तो ठीक करना ही पड़ेगा ना, माँ ने समझाना चाहा। ओह, अंग्रेजी बहू। मन ही मन वह बेहद चिढ़ गई। अपनी गरीबी की हंसी उड़ाती लगी। फिर अजीम भी तो बड़ा आदमी बन गया है, खाला अम्मी ने तो बड़े गर्व से कहा। बड़ा आदमी उसके लिए, हम यह आंगन छोटा हो गया, उसने तुनक कर पूछा। वह क्रोध न दबा सकी। अच्छा अच्छा, हमें सबक मत सिखा। मेरा बेटा आ रहा है, आंगन भी बड़ा कर लेगा। अब तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सुरैया का मन चाहा चीख चीख कर कहे, ज़रूरी तो नहीं जो सब चाहते हैं वैसा ही होगा। वह अंदर ही अंदर खौल गई, पर मजबूर चुपचाप जाकर अंदर लेट गई। मैं तो किसी मशहूर दुकान से एक साथ 3-4 सूट ले आऊँगी। रोज़ रात को धो, सुबह प्रेस करो, फिर स्कूल पहन कर जाओ। इकलौता जोड़ा। अनीका फीकी हंसी हंसते हुए खुद ही अपने कपड़ों की हंसी उड़ा रही थी। अजरा भी सलवार के पायचे चढ़ाकर बाल्टी पोछा लेकर आते हुए रंगीन फर्श चमकाने लगी। अनीका दुपट्टा एक तरफ फेंक सोफे पर रखी पुरानी तस्वीरों को देखने लगी। साफ कपड़ा लेकर अनीका तस्वीरों को चमकाने में लगी हुई थी। अल्लाह, इन सब का क्या होगा? अपने लहूलुहान वजूद के साथ उन सब की खुशियों की सुरैया दुआ मांगने लगी। दूसरे दिन इंतज़ार करते करते रात घिर आई। जर्दा पुलाव के देग तैयार थे। पड़ोसी रिश्तेदार सभी बेचैन इकट्ठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कोई बड़े जश्न में शामिल होने आए हैं। गली के नुक्कड़ से कोई गाड़ी निकलती तो सभी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ते। अचानक टैक्सी कार आकर गली के सामने रुकी। अजीम अपनी बीवी का हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता गली में बढ़ने लगा। गली में खड़े सर से सर भिड़ाए मकानों के बारे में ऐना को कुछ बता रहा था। गली में हर घर के आगे बंधे बकरा बकरियों से बचते बचाते अजीम घर के आंगन में आ खड़ा हुआ। गली में खिड़कियों दरवाज़ों से औरतें बच्चे उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। अजीम पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गया था। विदेशी परफ्यूम की महक हवा में घुल रही थी। अम्मी ने खाला अम्मी से बलाइयाँ ली। ताया अब्बू ने गले मिलना चाहा। बेटे के कपड़ों का साहिबी रोबदाब देखकर बीच में ही रुक गए। बेटा बैठो। दुल्हन से कैसे बात करें? खाला ठगी सी देखने लगी। न अदब न सलाम, ससुर का भी लिहाज नहीं। चुपचाप उसे देखती रही।
हिंदुस्तानी दुल्हन होती तो सास वाला रंग दिखा पाती। पर आपका सामान कहाँ है? अनिका के सब्र का बांध टूट गया। होटल में है, हम लोग होटल में ठहरे हैं। मगर यहाँ? खाला अम्मी के अल्फाज गले में अटक गए। मैंने बहुत सा इंतज़ाम किया है। ऐना व खुद के बीच ज़मीन आसमान की दूरी महसूस कर धीरे से बताना चाहा कि उन्होंने कितनी तैयारी की है। ओह, हम यहाँ रहने नहीं आए हैं। बेटा, तनख्वाह तो तुम्हें खूब मिलती होगी, कितनी है? ताया अब्बू की बेचैनी हदें पार करने लगी। अब्बा, तनख्वाह तो क्या, वहाँ खर्चा बहुत है, सब खर्च हो जाता है। नजरें नीची कर झूठ बोलने में कामयाब हो गया। अब्बा धीरे धीरे खांसने लगे। वैसे भी उन्हें अंग्रेज बहू व रौब दाब वाले अमीर बेटे के सामने सांस लेने में झिझक हो रही थी। अंदर से बुरी तरह टूटते कसमसाते रहे। अब बात करने के लिए उनके पास कोई टॉपिक भी नहीं था। पड़ोसी ही कुछ जानने की कोशिश करते रहे। अजीम जवाब दे रहा था। ऐना घूम घूम कर खिड़कियों से झांक कर मोहल्ला देख रही थी। प्लास्टर उखड़ी ऊंची ऊंची दीवारों में उसे आर्ट नजर आ रहा था। सुरैया ने सबके चेहरों की चमक फीकी पड़ती देखी। उनके अंदर ही अंदर टूटते सपनों की आवाज़ उसके दिल तक पहुंची। दोनों बहनों की चंचलता गायब थी। भाई भाभी ने उन्हें एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा। चलिए खाना खा लीजिए, वातावरण को सहज बनाने के लिए सुरैया ने कहा। अरे भाई अजीम, देखे क्या क्या लाए हो, कहते हुए अशफाक साहब अंदर आए। असल में चचा, हमने फालतू सामान लाना ठीक नहीं समझा, तफरीह के लिए आए हैं। साथ में ज़्यादा सामान हो तो परेशानी होती है। अजीम का जवाब सबके दिल में जा टकराया। फिर ऐना को यहाँ अपने रिश्तेदारों के लिए तोहफे ले जाने हैं, इसलिए भी मैंने रुपये जाया नहीं किए। भाई खाना खाएंगे? सवालिया नज़रों से सुरैया ने पूछा। खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अम्मी पानदान ले सबके लिए पान लगाने बैठी। चारों तरफ चुप्पी छाई थी। पानदान की नक्काशी बड़े गौर से देख ऐना ने अजीम से कहा, दिस एंटीक पीस इज वेरी वंडरफुल। अजीम से पानदान की मांग कर बैठी। अजीम जानता था वह पानदान अम्मी की निशानी है। खाला अम्मी दहेज में लाई थी, नानी की निशानी। अम्मी, पानदान तुम्हारी बहू ले जाना चाहती है, इसे दे दो ना, इसकी वहाँ बहुत कीमत होगी। ऐना को पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक है। हंसते हुए अजीम ने माँ से कहा, वैसे भी तुम्हारी चीज़ों पर इसका हक है। यह एंटीक पीस, ये 2 एंटीक पीस इस घर में और हैं। खाला व ताया अब्बू की तरफ इशारा करके सुरैया ने व्यंग से कहा, ओह अजीम भाई, तुमने खुदगर्जी की इंतहा कर दी। प्लीज अब इनके अरमानों से मत खेलो। क्यों चले आए इनके सपने तोड़ने आप? एक भ्रम के सहारे जिंदा तो थे। लो, यह एंटीक पीस तुम्हें यह रात दिन याद जरूर दिलाता रहेगा कि तुम इस पुरानी हवेली में गमों से जर्जर हो 2 एंटीक पीस छोड़ गए हो। ऐना के हाथ में पानदान रख दिया। बड़ी मुश्किल से सुरैया ने उन्हें चले जाने को गुड बाय कहा। दोनों चुपचाप रवाना हो गए। सब उन्हें खाली खाली नज़रों से देख रहे थे। एंटीक पीस लेने आए थे। वह खरी खोटी सुनाना चाह रही थी। दिल में चाहा अजीम भाई को पकड़कर इनके चेहरों पर लिखी इबारत पढ़ने को मजबूर कर दें, लेकिन ताई अम्मी का जर्द चेहरा देख चुप रह गई। गूंगे बनी खाला व ताया अब्बू के पास बैठ हाथों में हाथ सहलाने लगी। चारों ओर खामोशी गवाही दे रही थी, आने वाला आया ही नहीं। अगर आया ही तो सबके अरमानों की आंधियां उड़ा ले गया। धन्य है तू सुरैया बेटी, इस बेटे से तो यह बेटी भली। लोग क्यों बेटों का अरमान रखते हैं? सदमे से उभरी
तो खाला अम्मी के मुंह से निकला। सुरैया को अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगी। आंखों से प्यार के मोती बरसने लगे। जब भी साजिदा की लड़की होती तो कितने गुरूर से सिताने देती थी। आज मालूम हुआ बेटियां क्या होती हैं। ताया अब्बू के आंसू भी नहीं रुके। वे बोले, भाई करीम के मरने के बाद सुरैया तो हम सबका करीम बन गई। आबिदा, तूने भी बेटे की जगह खुदा से सुरैया जैसी बेटी मांगी होती। बेटियां कितनी अजीम होती हैं। यह थी डॉक्टर ज़ेबा रशीद द्वारा लिखी कहानी, जो 1967 में प्रकाशित हुई थी। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।